गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडी सर, प्लाज्मा साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। मैंने आपको सीएफटी के बारे में बता दिया था, सीएफटी के अनुप्रयोग भी बता दिए थे और किसी संकुल यौगिक का जो रंग होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दी थी कि संकुल यौगिकों का जो रंग होता है वो डी संक्रमण के कारण होता है। डी संक्रमण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक से निकलकर अधिक ऊर्जा वाले EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है। और वो स्थानांतरित किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो वो दृश्य क्षेत्र से एक निश्चित तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और वह अधिक ऊर्जा वाले EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है और वहाँ जाकर वह पूरक रंग को प्रदर्शित करता है, जिसे डी संक्रमण कहते हैं। ये चीज़ अपन ने बता दी थी। ठीक है, एक चीज़ और, CFT की कमियाँ। CFT की कमियाँ जो अपने 12th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी एक दो मैं बता देता हूँ। CFT सिद्धांत जो वैज्ञानिक बेथे ने दिया था, उसने ये बताया था कि धातु और लिगेंड, किसके मध्य? धातु और लिगेंड के मध्य में, धातु और लिगेंड के मध्य में जो बंध की प्रकृति होती है वो 100% आयनिक होती है। कैसी होती है? 100% आयनिक होती है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया गया EQR, ESR, कई प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपियाँ होती है, उनके द्वारा पता लगाया गया कि इसमें 70% आयनिक लक्षण होते हैं और 30% सहज संयोजक लक्षण होते हैं। कहने का मतलब जो दावा किया गया था बंध की आयनिक प्रकृति का कि 100% होती है, वो दावा कैसा निकला? 70% आयनिक वाला और 30% सहज संयोजक वाला। दूसरा ये है कि अपन ने देखा होगा कि जब अपन किसी भी संकुल आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए उसका विन्यास लिखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, तो केवल 3D कक्षक ही काम आता है, अर्थात उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही काम आता है। कहने का मतलब CFT केवल D कक्षकों की बात करता है, S कक्षक P कक्षकों की बात नहीं करता। केवल किसकी बात करता है? ये D कक्षकों की ही बात करता है, S कक्षक और P कक्षकों की बात नहीं करता। इसके बाद में अब देखो संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब बात आती है कि भाई संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, ये अपन को पता है, क्योंकि इसमें धातु और लिगेंड के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जिसमें 70% आयनिक बंध के लक्षण होते हैं और 30% सह संयोजक के। तो अपन ये तो समझ गए कि संकुल यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, लेकिन जब यदि इन्हें संकुल यौगिकों को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। और जलीय विलयन के अंदर इनका जो आयनित भाग है और अनायनित भाग है वो एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहता है। मतलब जो भाग अपघटित हो गया वो वाला भाग और जो भाग अपघटित नहीं हुआ वो वाला भाग एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। और यह प्रक्रिया लुईस अम्ल क्षार जो अभिक्रिया होती है उसी के अनुसार होती है। तो यहाँ देखो, जैसे ये अपन ने धातु आयन है, कौन है ये? धातु आयन। ये कौन है? लिगेंड है। यहाँ जो X है वो लिगेंडों की संख्या को दर्शा रहा है और ये संकुल आयन है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि 100% ही आयनित हो जाता है, उसका कुछ ही भाग आयनित होता है जिससे अपन आयनन कहते हैं। तो आयनित भाग और अनायनित भाग एक दूसरे के साथ में कौन सी अवस्था में रहते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं, जिसे अपन ने इस अभिक्रिया में दर्शाया है। अब देखिए, साम्य स्थिरांक अपन जानते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? गुलबर्ग और बांगे ने। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और उसको सॉल्व करने के बाद में साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। कैसे निकालते हैं? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। तो इसमें उत्पाद कौन हो गया? संकुल आयन। तो अपन ने उत्पाद की जगह क्या लिख दिया? संकुल आयन की सांद्रता। यहाँ जो वर्गाकार कोष्टक है, यहाँ जो वर्गाकार कोष्टक है वो किसको दर्शा रहा है? संकुल आयन को। वर्गाकार कोष्टक किसको दर्शा रहा है? सांद्रता को दर्शा रहा है। तो ये संकुल आयन की सांद्रता हो गई।
ये बटे क्रियाकारक की सांद्रता, तो ये धातु आयन की सांद्रता और ये लिगेंड की सांद्रता। संख्या है x, x क्या है? लिगेंड की संख्या, इसलिए संख्या को अपन कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। एक चीज़ और, जो साम्य स्थिरांक को अपन के दिखाया है, तो ये साम्य जो स्थिरांक है वो स्थायित्व स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ साम्य स्थिरांक लिख दो चाहे स्थायित्व स्थिरांक लिख दो, स्टेबलाइज या स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो देखो के बराबर अपन ने क्या कर दिया? के एस लिख दिया। तो स्थायित्व स्थिरांक के एस बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे के लिख दो चाहे के एस लिख दो। अब बात आती है कि ये जो के एस है या स्थायित्व स्थिरांक है, तो अलग अलग संकुल आयन के लिए के एस का मान या स्थायित्व स्थिरांक का मान कैसा होता है? अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। ये है स्थायित्व, मैं लिख देता हूँ स्थायित्व स्थिरांक। तो इसका मान अलग अलग संकुल आयन के लिए अलग अलग होता है। तो स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वह संकुल आयन अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो स्थायित्व किसके समानुपाती हो गया? जो स्थायित्व है संकुल आयन का वो किसके समानुपाती हो गया? के एस के। किसके समानुपाती हो गया? के एस के। के एस का मान अधिक है तो उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। जैसे अपन बात करें FeCN6-3 और FeCN6-4, वही हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, क्योंकि इसमें अपन Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो देखो साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सब चीज़ सेम है। देख लो, धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। इसके लिए के एस का मान होता है 1.2 × 10⁻31 और के एस की वैल्यू यहाँ होती है 1.8 × 10⁻6। तो बताओ दोनों में से के एस का मान किसके लिए ज़्यादा है? इस संकुल आयन के लिए ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक स्थायी कौन होगा? ये संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि के एस का मान इसके लिए ज़्यादा है, इसलिए इस संकुल आयन का स्थायित्व इसकी तुलना में अधिक होगा। अब बात यह है कि ये जो वैल्यू हैं वही अलग अलग संकुल आयन होते हैं तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, और अलग अलग वैल्यू होगी तो आप इतनी सारी वैल्यू को याद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यदि सवाल में के एस की वैल्यू दे रखी हो तो अपन को सबसे बड़ी वैल्यू छांटनी है, जिसमें के एस की वैल्यू सबसे अधिक होती है वह संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, और जिसमें के एस का मान सबसे कम है वो सबसे कम स्थायी होगा। ठीक है, अगर वैल्यू दे दे तो अपन को छांटना है केवल के एस का मान जिसके लिए ज़्यादा है वो अधिक स्थायी है, के एस का मान जिसके लिए कम है वो कम स्थायी है। लेकिन अगर सवाल जैसे अपन को ये दे दिया कि भाई वैल्यू नहीं दे और फिर अपन से कहे कि बताइए कौन अधिक स्थायी है, तो अपन क्या करेंगे? फिर अपन क्या करेंगे? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका कि अपन क्या करेंगे। यहाँ देखो, अधिक स्थायित्व के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर एक तो जो लिगेंड होता है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी? धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये मैक्सिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दोनों के एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक चीज़ और, ये आप अगर सवाल आ जाता है कि उपसहज संयोजक यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो उसका आंसर भी यही है। तो ये मान लो, चलो अपन ये इसको हेडिंग दे देता हूँ मैं, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो नंबर 1 पहला पॉइंट तो हो गया कि कैसा होना चाहिए? लिगेंड की उपस्थिति।
तो लिगेंड से ध्यान रखना, लिगेंड पे निर्भर करता है। अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो उसका स्थायित्व अधिक होगा और लिगेंड यदि दुर्बल है तो उसका स्थायित्व कम होगा। जैसे अपन ये लो FeCN6 -3 और अपन ने दूसरा दे दिया FeF6 -3। अब आप यहाँ देखो, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ। Fe का 6 में से 3 गए तो 3, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। यहाँ लिगेंड कौन है बेटा, देखो इधर साइनाइड है और यहाँ लिगेंड कौन है, F है, जो कैसा है, वीक है। कैसा है, वीक। और ये कैसा है बताओ, स्ट्रॉन्ग है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग। तो देखो इधर अपन ने बताया था, पहला पॉइंट तो ये लिगेंड की उपस्थिति बताएगी कि वो संकुल अधिक स्थायी होगा या कम। तो यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा और यदि वीक है तो उसका स्थायित्व कम होगा। तो बताओ कौन ज़्यादा स्थायी है, ये वाला संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि इसमें जो साइनाइड लिगेंड है वो कैसा है, फ्लोराइड की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट यह है कि धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे अपन ने ले लिया FeCN6 -3 और एक अपन ने ले लिया FeCN6 -4। तो अब आप ये देखो, इसमें धातु का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 में से 3 गए तो 3 और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 गए तो +2। लिगेंड कौन है यहाँ, साइनाइड, और यहाँ लिगेंड कौन है, साइनाइड। दोनों में लिगेंड कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो लिगेंड दोनों में समान है तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो अपन क्या देखेंगे, धातु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ +3 है, यहाँ है +2, कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो बताओ कौन सा संकुल आयन अधिक स्थायी होगा, FeCN6 -3 संकुल आयन अधिक स्थायी होगा। यहाँ पे भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, देखो ये सेम वही है। इसके लिए देखो Ks का मान ज़्यादा होगा। तो अपन को Ks का मान पता हो या नहीं पता हो, अपन इन दोनों स्थितियों से अपन संकुल के स्थायित्व का पता कर सकते हैं। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वे अधिक प्रबल अधिक स्थायी होगा, और यदि धातु आयन का लिगेंड समान है और धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर अधिक है तो उसका स्थायित्व अधिक होगा। अब जैसे अपन बात करें कि जैसे Mn +2 Fe +2 कोबाल्ट +2 निकिल +2 और कॉपर +2। अब माना ये आयन आ जाए, तीसरा पॉइंट, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा पॉइंट ये आ जाए कि अगर माना लिगेंड भी समान हो और धातु आयन का ऑक्सीडेशन नंबर भी समान हो। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ धातु आयन कौन से थे, समान थे, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। लेकिन धातु परमाणु कौन है, Fe, और यहाँ पर भी कौन है, Fe। तो धातु परमाणु समान होना चाहिए, लिगेंड समान होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, तो ये वाला रूल लगेगा। लेकिन माना ऑक्सीडेशन नंबर समान हो सबके, लेकिन धातु आयन कैसा हो, अलग अलग। तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उपसह संयोजक बंध प्रबल कब बनता है। एक है ये धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश, और ये है लिगेंड के ऊपर क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन युग्म। आकर्षण बल धनावेश और ऋणावेश के बीच में लगता है, ये भी आप जानते होंगे। अगर इस धनावेश का मान ज़्यादा है, कैसा है, ज़्यादा है, तो यह लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो सोचो, धनावेश का मान जितना ज़्यादा होगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उतनी ही तीव्रता से धातु आयन की ओर आएंगे और बनने वाला जो उपसह संयोजक बंध है वो अधिक स्थायी होगा, और अधिक मजबूत होगा तो उसका स्थायित्व भी अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार अपन को देखना है कि यदि आवेश समान हुआ तो किसकी, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की शक्ति किसकी ज़्यादा होगी, बताओ, जिसका आकार छोटा होगा, जिसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सबसे ज़्यादा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सबसे ज़्यादा किस में होता है, जिसका आकार सबसे छोटा होता है। तो यहाँ देखो, यदि आवेश समान है तो आकार सबसे छोटा किसका है, बताओ,
ये है, अगर Mn का आकार इतना बड़ा है तो इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है और ये और भी छोटा है। तो बताओ इनका कैसा निकलेगा? कॉपर नंबर 1, ये लो कॉपर आयन नंबर 1, कॉपर आयन से जो संकुल बनेगा उस संकुल का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? मैग्नीज Mn+2 आयन से जो संकुल बनेगा उसका स्थायित्व कम होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट और एक और होता है, वो है कीलेट रिंग, जो कीलेट संकुलों में पाई जाती है। कीलेट रिंग मैंने बता दिया, कीलेट रिंग का निर्माण कौन करते हैं? बहुदंतुक लिगेंड करते हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 से अधिक होती है, इसलिए वो उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो वो अनेक उपसह संयोजक बंध बनाते हैं जिसके कारण क्या बन जाता है? एक रिंग बन जाती है, चक्रीय रिंग बन जाती है जिससे कीलेट रिंग कहते हैं। और जिन संकुल आयनों के अंदर कीलेट रिंग पाई जाती है उन संकुलों का स्थायित्व सामान्य संकुलों की तुलना में अधिक होता है। तो द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंडों से जो संकुल बनता है उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये अपन पहचान लेंगे कि कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, कौन सा कम होगा। अब देखो संकुल यौगिकों का महत्व। इसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है 12th के अकॉर्डिंग, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में IIT नीट और BSc के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर को मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो जो IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको और अच्छे से समझ लेना। तो देखिए अब आता है संकुल यौगिकों का महत्व। नंबर 1, Ag+ आयन का परीक्षण। ये फर्स्ट समूह में आता है जिसमें Ag+ आयन के साथ Hg+ भी होता है। ठीक है, Hg+ भी होता है, Ag+ भी होता है। और जब दोनों के अंदर जब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो जो AgCl है वो NH4OH से क्रिया करके, इसका नाम क्या है? डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ये संकुल बनाता है। तो जितने भी अपन महत्व देखेंगे उन सभी के अंदर धातु आयनों का क्या बनेगा? संकुल बनेगा। इसीलिए ध्यान रखना ये संकुल यौगिकों का महत्व के अंतर्गत आएगा। तो ये भी AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? संकुल बनाएगा, सिल्वर आयन का संकुल बनाएगा जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है। और जो मरकरी आयन होता है Hg+ आयन जो होता है वो अघुलनशील काला अपक्षेप देता है। दूसरा देखो सेकंड समूह के अंदर कॉपर आयन का परीक्षण। कॉपर आयन ध्यान रखना CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, AgCl में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसलिए अपन हमेशा इन आयनों का क्या लेते हैं? यौगिक लेते हैं, साल्ट लेते हैं। अब अपन ने कॉपर सल्फेट लिया, अगर अपन ने इसकी लिक्विड अमोनिया से यदि अपन ने क्रिया कराई, मतलब द्रव अमोनिया से क्रिया कराई, तो यह क्रिया जो होती है वो 1:4 में होती है। किस में होती हैं? 1:4 में होती हैं और ये नीले रंग का संकुल बना लेता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि सेकंड समूह में कॉपर आयन उपस्थित है। कॉपर आयन उपस्थित होंगे तभी ये नीला संकुल बनेगा। तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये मैं पहले IUPAC नाम में लिखवा चुका हूँ। दूसरी अपन कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में करा सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में कराएंगे तो K2SO4 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? चॉकलेटी संकुल बनेगा जो विलयन में कॉपर आयन की उपस्थिति को शो करता है। तो Cu2FeCN6 ये चॉकलेटी संकुल होता है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? Cu बाहर आ रहा है तो पहले कॉपर लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तीसरा आता है थर्ड समूह में Fe+3 का टेस्ट। तो Fe+3 के टेस्ट के लिए वही Fe+3 के यौगिक की अभिक्रिया किससे करा देंगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करा देंगे तो देखो इधर क्या बाहर निकल जाएगा, इसमें से उसमें K2SO4 निकला और इसमें क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, और क्या बन जाएगा Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। इसका साधारण नाम होता है फेरोसाइनाइड, इसे प्रेशियन ब्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशियन ब्लू। ये स्काई के जैसा नीला होता है। कैसा होता है, ये स्काई के जैसा नीला संकुल होता है। IUPAC नाम मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, प्रेशियन ब्लू का सूत्र कई बार पूछा जाता है। चौथा है 4 समूह में देखो किसका, निकिल आयन का। तो Na+2 के परीक्षण के लिए इसके यौगिक की अभिक्रिया डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन से करा देंगे। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन का सूत्र मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो निकिल का गुलाबी रंग का संकुल बनता है जिसका नाम है डाईमेथिल बिस लगाएंगे क्योंकि डाई इसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो बिस डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल सेकेंड। तो इसका जो IUPAC नाम है वो क्या बन जाएगा, बेस ब्रैकेट में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होता है तो 2 से गुणा करेंगे -2, तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, सेकेंड। कैसे रंग का होता है, ये गुलाबी रंग का होता है। तो ये तो हो गया गुणात्मक विश्लेषण में, किसके अंदर, गुणात्मक विश्लेषण में। तो ये हो गया गुणात्मक विश्लेषण में। दूसरा होता है जैव प्रणाली में। तो जैव प्रणाली में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, Fe+2 आयनों के कारण होता है। तो ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन होता है वो Fe+2 आयन का संकुल होता है। किसका संकुल होता है, Fe+2 आयन का संकुल होता है। दूसरी बात, पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, और जो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है वो मैग्नीशियम आयन का संकुल होता है, अर्थात Mg+2 आयन का संकुल होता है। तीसरा देखो विटामिन B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबालेमीन। क्या होता है नाम, साइनोकोबालेमीन। वो भी कोबाल्ट आयन का संकुल होता है, CO+3 आयन का संकुल होता है, ठीक है। अपन ये भी जानते हैं विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा ख़त्म हो चुका है। एक और चीज़, सिस्प्लेटिन जो कैंसर रोग के इलाज में काम आता है। मैंने प्लेटिन का सूत्र बताया था, PTNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। इसके 2 रूप बनते हैं, सिस और ट्रांस। तो जो समकक्ष वाला रूप है उसी का उपयोग कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने में किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है।